हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 में। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे टीयर 1 में, और टीयर 2 में कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, और जितने बच्चों ने पेपर दिया उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। उसी के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी। आंसर की जो आएगी वो सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आएगी या डिस्क्रिप्टिव वालों के लिए भी आएगी, है ना। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आंसर की सिर्फ ऑब्जेक्टिव वालों को देखने को मिलेगा या जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट था जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखने को मिला था, क्या उसके रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारे डिक्लेयर होने के बाद रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे वो टीयर 1 में कितने अपीयर हुए थे। तो ये देखिए, जैसे जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस में जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो अनरिजर्व कैटेगरी में 12,500 बच्चे थे, और जो ईडब्ल्यूएस में थे वो 5023, है ना, 5,023 बच्चे थे, अपीयर हुए थे। और लैब अटेंडेंट में टीयर 1 में इतने 1530, 1530 बच्चे, और अनरिजर्व कैटेगरी से 4380। बाकी सारी डिटेल्स आप अदर कैटेगरीज़ के आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यूआर और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए एमटीएस में अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस से जो बच्चे टीयर 1 में अपीयर हुए थे वो 1136 थे। और आपको अगर याद हो तो एमटीएस में जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो 3 थी, और अनरिजर्व में जो वैकेंसीज थी वो 11 थी। तो 3 वैकेंसीज के पोस्ट के वैकेंसी पे लगभग 1100 बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, टीयर 1 के लिए। और टीयर 2 के लिए कितने शॉर्ट लिस्ट है वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। और जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में थे वो 4,379 बच्चे जो है 11 पोस्ट पे टीयर 1 में अपीयर हुए थे। बाकी सारे जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, है ना। ये सारे आप लिस्ट है, ये आप पूरा देख सकते हैं, है ना। जिसमें देखिए एसएसए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए कितने बच्चे थे, है ना, जूनियर ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं पॉज करके कि क्या डिटेल रहा है। ठीक है, तो ये रहा टीयर 1 के लिए। मैंने आपको बताया कि जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस के लिए कितने बच्चे थे, और हम आपको टीयर 2 में बता देते हैं कितने बच्चे जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए। ठीक है, अब ये देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2। तो इसमें जो बच्चे थे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए, अब ईडब्ल्यूएस जेएसए में, लैब अटेंडेंट और एमटीएस में। ठीक है, तो जेएसए में जो बच्चे थे वो देखिए 1322 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और यूआर में 5,544 बच्चे। ठीक है, लैब अटेंडेंट का देखिए 163 बच्चे थे ईडब्ल्यूएस से, और यूआर से 1789। एमटीएस में जो बच्चे थे वो 3 पोस्ट के लिए 31 थे, और जो अनरिजर्व में 11 वैकेंसी थी उसमें 111 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मतलब एक पोस्ट पे लगभग 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, तो तभी तो 11 के लिए अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 बच्चे, है ना। एक बच्चे का मार्क्स जो है ज़्यादा रहा होगा, तो मतलब सेम रहा होगा एक एक बच्चे का, तो इसलिए उसको इंक्लूड कर लिया गया, 111 बच्चों को बुलाया गया। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो टीयर 2 के लिए बच्चे जो है शॉर्टलिस्ट किए गए वो थे। अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, कितने बच्चे अपीयर किए थे। अच्छा, बाकी सारे पोस्ट के लिए आप ये देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं कि कितने बच्चे किस में टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ठीक है, टीजीटी लाइब्रेरी, प्राइमरी टीचर, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत, ये सारी चीज़ें आप पॉज करके देख सकते हैं सारी लिस्ट। तो अब यहाँ पे अगर हम आपको एक चीज़ और दिखाएं जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी, ज़रा ये देख लीजिए, एक सेकेंड, ये देखिए। तो जो टोटल, अब मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जेएसए के लिए टोटल कितने पोस्ट थे। देखिए 24 थे अनरिजर्व से, ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसीज थी, और जेएनवी काडर में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का कितना था 225, और ईडब्ल्यूएस में 55। लैब अटेंडेंट के लिए कितने थे 78 थी यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस में कितने थे 16 वैकेंसीज थी।
ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो लैब अटेंडेंट में 16 वैकेंसी थी उसके अप्रॉक्स 163 कैंडिडेट्स को लिया गया। और एमटीएस में अभी आपको दिखाते हैं 3 थे, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 33 लोगों को बुलाया गया, 31 सॉरी, यहाँ पे 31 लोगों को बुलाया गया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि अच्छा अनरिजर्व में आपको देखिए 11 वैकेंसीज थी, तो इसमें आपको 111 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, सिमिलरली ओबीसी वालों को 5 थे तो 50, एससी 4 थे तो 40 और एसटी में 1 थे तो 10 बच्चों को बुलाया गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 24। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये ब्रेकडाउन। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर कितने हुए। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड है ना इन सब वैकेंसीज़ के अप्रॉक्स कितने बच्चे आए, पेपर दिए टीयर 2 में, और कितने, इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जो टीयर 2 में जितने बच्चे पेपर दिए, लगभग जो अटेंडेंस थी वो लगभग 50 to 60% बच्चे ही पेपर दिए हैं। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टीयर 2 में जो कैंडिडेट्स थे लगभग 50 to 60%, जैसे मान के चलिए अगर 11 बच्चे एमटीएस के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, 111 बच्चे, तो लगभग आपको 60% बच्चे ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 60 से 65 बच्चे ही आपको पेपर दिए हैं ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो मेन इशू ये भी था कि इसमें जो पेपर पैटर्न था वो ऑब्जेक्टिव था प्लस डिस्क्रिप्टिव भी था, आपको लॉन्ग आंसर भी लिखने थे। और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको कितने नंबर का था? 60 नंबर का था, और जो डिस्क्रिप्टिव था वो 40 नंबर का था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सिलेबस में आपको मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको जीएस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी? 4 मार्क्स की थी। ठीक है, और टोटल 10 सवाल पूछे गए थे, तो 10 × 4 = 40 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, है ना? यही सेम पैटर्न रहा होगा। अब मेन इशू ये है, मेन बात ये है कि 50 से 60% ने बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, और ये एक नया पैटर्न निकल के आया था इस बार, ये फर्स्ट टाइम ही कराया गया था, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी पूछा गया था, और इससे लोगों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया, मतलब लोग जो है उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए जितना वो पहले करते थे। ठीक है, तो अब इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रहने वाली है? ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए? जेएसए, है ना, लैब अटेंडेंट और एमटीएस की अगर बात की जाए। ठीक है, तो एमटीएस का जो पेपर पैटर्न था वो काफ़ी टफ था। ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। हमने मेरे पोल कराया था पिछला, आप चाहे उसको पोस्ट पे जाके सेक्शन में देख सकते हैं कि उसमें बच्चे जो है पेपर को काफ़ी डिफ़िकल्ट ही बता रहे थे। तो एमटीएस का जो कट ऑफ जाने के जो रेंज है वो 45 to 55 के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसी में यूआर, ओबीसी, एससी एसटी, मतलब ओबीसी एससी एसटी सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए भी आपको 65 to 70 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ साइड में हैं, और जीएसए में भी अगर आप 65 to 75 स्कोर करते हैं, है ना, ये अनरिजर्व कैटेगरीज के हम बात कर रहे हैं, अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप सेफ साइड हैं। ठीक है, और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई करते हैं तो आप परेशान ना हो, आप अपने डीवी के लिए तैयार रहें। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डीवी के लिए। अब ये बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। आंसर की आपको कब तक देखने को मिल सकती है? आंसर की आपको मई में 7 to 10, 7 से 10 मई के बीच में आपको आंसर की देखने को मिलेगी। ठीक है, और आंसर की आपको ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए दी जाएगी, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए अभी उसको क्लियर नहीं कह सकते कि वो आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसका वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वो लिख के आपको सामने दे देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिलहाल ऑब्जेक्टिव वाले के लिए आपको तो 100% है कि इसमें आपको आंसर की देखने को मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला का अभी क्लियर नहीं कह सकते। ठीक, फिर अब हम लोग बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आपको आंसर की दी जाएगी तो आंसर की के बाद आप उस पर चैलेंजेस रेज करने के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपको अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप उसको चैलेंज कर सकें। तो मान के चलिए आपको 5 से 6 दिन चैलेंज करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर 10 तारीख को 10 मई तक आपका आंसर किया जाता है
तो लगभग 15 से 16 तक आप चैलेंज रेस करेंगे, और 15 से 16 मई चैलेंज रेस करने के बाद लगभग आप 20 से 25 मई के अप्रॉक्स आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। मतलब आप देखने को मिल जाएगा आपको 20 से 25 मई के अप्रॉक्स आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा KVS और NVS का, ठीक है, KVS NVS 2026 का। तो जिसमें अब देखिए जिसका भी अब टीयर 2 के बाद जिसका फाइनल होना था उसमें इनको DV के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन अब जिनका टीयर 3 भी है, जिनको इंटरव्यू भी देना है, तो उसके लिए इस रिज़ल्ट के साथ साथ नई डेट भी दे दी जाएगी, इंटरव्यू की डेट, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो ये होगा, ये पूरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो अगर अभी किसी को ये सब जानने के बाद भी किसी को डाउट होता है किसी भी सेक्शन में या किसी भी पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेगी या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें इन सारे सेक्शन में लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।